न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर की। जी हां, उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस पार्टी ने आज अपना मंशूर जारी किया है और खासकर ये मंशूर जो है वो युवाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, जिसमें तमाम तर वादे नौजवानों के लिए किए गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 20 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही इस मंशूर में खवातीन को भी नौकरी में बड़ी हिस्सेदारी का वादा किया गया है। आपको बताएं कि खवातीन के लिए 8 लाख सरकारी नौकरी का वादा कांग्रेस पार्टी ने इस मंशूर में किया है। इसके अलावा 1,50,000 टीचरों की खाली ओहदों पर सीधा भर्ती करने का भी वादा किया गया है। साथ ही स्टार्टअप और दीगर चीजों के लिए भी कई वादे इस मंशूर में किए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का सारा जो विजन है वो फेल हो चुका है, अब नए सिरे से इसे सुधारने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसमें जिस तरह से मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहां कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से, इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। तो भरोसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का इफ्तिताह कर दिया है। जी हां, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सर्किट हाउस का इफ्तिताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया और तमाम तर जो सहूलत है इस सर्किट हाउस में वो मौजूद रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि सर्किट हाउस का इफ्तिताह के बाद उन्होंने खिताब करते हुए मुल्क में नए विजन के बारे में बातचीत की। वाज़ेह रहे कि सर्किट हाउस को 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साथियों, वोकल फॉर लोकल जीवन के हर क्षेत्र में हमें इसे अंगीकार करना ही होगा। देश को समृद्ध बनाना है, देश के नौजवानों के लिए अवसर तैयार करने हैं,
तो इस रास्ते पर चलना होगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम एक ऐसे भारत के लिए संकल्प ले रहे हैं जो जितना आधुनिक होगा उतना ही अपनी परंपराओं से जुड़ा होगा। हमारे तीर्थ स्थान, हमारे पर्यटन स्थल इस नए भारत में रंग भरने का काम करेंगे। ये हमारी विरासत और विकास दोनों के प्रतीक बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से देश के विकास की ये यात्रा इसी तरह अनवरत जारी रहेगी। गांधी जी के खिलाफ काबिले एतराज तबसरा करने वाले कालीचरण की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। आज उनको थाने पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट की जानिब से उन्हें तहवील में भेज दिया गया है। 14 दिनों की अदालती तहवील में कालीचरण को भेज दिया गया है। वहीं आपको बताएं कि कालीचरण की जानिब से जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई है, जिस पर अदालत अब पीर के रोज समाअत करेगी। जितेंद्र आव्हाड जो राष्ट्रवादी के लीडर है और महाराष्ट्र के मंत्री है, उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ एक गुना दाखिल करवाया था। पुलिस ने दो दिन का कस्टडी रिमांड मांगा था कि भाई इनकी हमको कस्टडी लेना है, बाकी जो आरोपी है वो फरार है, इनसे पूछताछ करना है, वीडियो क्लिप जब्ती करना है। लेकिन हमने वहाँ महाराष्ट्र के पक्ष में दलीलें रखी कि भाई महाराष्ट्र की कस्टडी की आवश्यकता नहीं है और ये जो गुनाह है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री रहने के कारण और पदाधिकारी रहने के कारण न्याय का जो है पुलिस प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा है। और यहाँ पर घटना नहीं होते हुए भी सिर्फ फिरियादी ये मंत्री रहने के कारण पुलिसों ने गुना दाखिल किया है और यहाँ पर कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। जो घटना घटी थी पूना और रायपुर में, उसके अंदर ऑलरेडी उनका जो है कस्टोडियल इंट्रोगेशन हो गया है, इसीलिए विद्यमान न्यायालय ने उनकी कस्टडी नामंजूर कर दी है। वहीं अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में बजरंग दल की कार्रवाई देखने में सामने आई है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मजहब की बुनियाद पर 2 नौजवानों को बजरंग दल की तरफ से परेशान किया गया। आपको बता दें कि उनके जरिए मजहबी बुनियाद पर लोगों को रोकने और हरासा करने के इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। महू इंदौर के रहने वाले आसिफ शेख पड़ोस की रहने वाली स्कूल टीचर के साथ अजमेर जियारत को जा रहे थे, तभी बजरंग दल के कारकुनान को इसकी खबर लगी और उन्होंने उज्जैन रेलवे स्टेशन से दोनों को लव जिहाद के नाम पर ट्रेन से उतारकर जीआरपी के हवाले कर दिया। बजरंग दल का जवाब है कि ये मामला लव जिहाद का है और इस तरह से हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ कबूल नहीं किया जा सकता है। आज बजरंग दल को सूचना लगी कि एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का भेला फुसलाकर अजमेर की ओर ले जा रहा था, जो कि सूचना लगते से ही बजरंग दल की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और जयपुर की जो गाड़ी जा रही थी, अजमेर जयपुर जो गाड़ी जा रही थी, उसमें एसी नंबर B1 में से 13 और 14 नंबर की सीट से उस लड़के को और लड़की को लिया और जीआरपी थाने ले जाकर कानूनी कार्रवाई करवाने की बोला। वहीं इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में जमीयत उलमा की जानिब से मुखालफत की गई है। उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जमीयत उलमा का कहना है कि नाम निहाद तंजीमों के जरिए कानून को हाथ में लेकर मनमानी करते हुए देखा गया है, जिन्हें कबूल नहीं किया जा सकता है। इंदौर महू के शेख आसिफ और उनके पड़ोसी की लड़की, जो कि दोनों बालिग हैं और दोनों के घर वालों की रजामंदी से ही अजमेर जियारत को जा रहे थे, लेकिन नाम निहाद दल के लोगों ने फिरका वाराना रंग देकर इसे लव जिहाद का नाम दिया और माहौल को खराब करने की कोशिश की है। जमीयत उलमा ने कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हम अक्सर ये देखते हैं कि कुछ नाम निहाद तंजीमें खड़ी हो जाती हैं
और वो कानून को इस तरह से हाथ में लेती है जैसे वो पुलिस का उनको अधिकार है। कहीं सड़कों पे रोका जाता है, गाड़ियों को रोका जाता है, जानवरों को रोका जाता है और पुलिस से ज्यादा तखरीबकारी रवैया अपनाते हैं। बाजारों के अंदर अगर फटाके की दुकान है और गणपति जी और या लक्ष्मी जी की तस्वीर उसके अंदर होती है तो कुछ दल के लोग पहुंचते हैं और दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं। तो भैया उस गरीब दुकानदार तो नहीं बनाता है, या पतंग की डोर अगर कहीं से आती है तो वो गरीब दुकानदार पतंग की डोर नहीं बनाता है, फटाके वो नहीं बनाता है। तो इस तरह से जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, जो लोग निर्माता हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उन पे पाबंदी लगनी चाहिए, उनकी तहकीकात होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट मजबूत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के जरिए इस तरह जो मनमानी की जा रही है इसको रोका जाना चाहिए। कानून को हाथ में लेने की अगर इजाजत दी जाएगी तो मुल्क में अनारकी फैलेगी, मुल्क में जो है फिरका परस्ती बढ़ रही है, ये मुल्क के लिए बहुत घातक है, इसको फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की होगी तनसीब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। नेताजी के 125वें यौम पैदाइश पर मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की तनसीब होगी, उनका मुजस्समा वहां पर लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही इस मामले के हवाले से ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस का जो मुजस्समा है वो इंडिया गेट पर लगाया जाएगा और नेताजी के 125वें यौम पैदाइश पर ये मुजस्समा नस्ब किया जाएगा इंडिया गेट पर। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आज दोपहर 2 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। तमाम दुकानदारों को दुकानें बंद करने की हिदायत दी गई है। पुलिस ने दोपहर 2 बजे से दुकानें बंद करने को कहा है सभी लोगों से। जुम्मा दोपहर 2 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लागू रहेगा। तो पिछले हफ्ते भी जम्मू कश्मीर में वीकेंड कर्फ्यू रहा था, जिसके बाद जिंदगी मामूल पर लौटी थी। हालांकि कहा जा रहा था कि कर्फ्यू दोबारा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में और मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, उनको कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया की तरफ से कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आज दोपहर 2 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, पिछले हफ्ते भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था और दुकानदारों को खदशा था कि ये कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। अब 2 बजे से ये कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो हम अपने नुमाइंदे से तफसील हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद 2 बजे से जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और ये जो कर्फ्यू है वो पीर के रोज सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि जो पिछला हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू लगा था उसमें बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, बाद में दुकानें बंद कराई गई थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पर अमल किया जा सकता है। परवेज हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, क्या कुछ तैयारी है कर्फ्यू को लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में? मैं कह रहा था कि जो केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे कल भी हमने देखा 6000 के करीब यहाँ केसेस आए, जिसमें ज्यादातर केसेस जो है वो कश्मीर डिवीजन से ही है और जी बात यहाँ पे कल रिपोर्ट की गई है। ऐसे में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है यहाँ पे कल उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि लॉकडाउन को मजीद कुछ घंटे जो है एक्सटेंड
तक किया जाएगा। जैसा कि पहले पिछला लॉकडाउन लगा था वो सैटरडे सुबह मॉर्निंग से लगा था, हम आज जुमे की नमाज के बाद का ही कह रहे हैं, 2 बजे से ही लॉकडाउन लगना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते आज बाजारों में देखा गया है, यहाँ पे श्रीनगर में भी और भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया कि पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो लगातार ऐलान कर रही हैं और दुकानदारों को कह रही हैं कि वो 2 बजे के बाद अपनी दुकानें बंद करें और जितने भी कारोबारी एक्टिविटीज होती हैं उनको भी बंद किया जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दुकानदार काफी नाला थे कि जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड ना किया जाए, क्योंकि पहले से ही काफी नुकसान वो झेल रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 3-4 साल से लगातार यहाँ पे लॉकडाउन और कर्फ्यू वगैरह देखे गए हैं, जिसके चलते काफी जो बिजनेस एक्टिविटीज है काफी इम्पैक्ट पड़ा है उन पे। तो इसके चलते दुकानदार ये चाह रहे थे कि अगर वीकेंड लॉकडाउन रहता है सैटरडे और संडे को उतना ही रहे और उसमें इजाफा ना किया जाए। ताहम जो केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि लाजमी भी हैं एक हिसाब से, ताकि जो ये वेव चल रही है इसको किसी हद तक कंट्रोल किया जाए। जी साहिबा। परवेज, जिस तरीके से देखें बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो ऐसे में क्या कुछ सरगर्मियां वहां पर देखी जा रही हैं? क्या लोगों में अफरा तफरी का माहौल तो नहीं है, क्योंकि अब तो शायद ये मामूल की बात हो चुकी है कर्फ्यू लगना? बिल्कुल साहिबा, जैसा मैं कह रहा था कि जो हमारी यहाँ ट्रेडर्स है या जो बाकी कारोबारी है, खासतौर जो दुकानदार है, जो उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ ये कहना था कि अब अगर वो फ्राइडे को दोपहर के बाद 2 बजे के बाद लॉकडाउन लगाते हैं तो फ्राइडे को अगर वो सुबह से भी लॉकडाउन लगाएंगे तो कोई खास फायदा पड़ेगा नहीं, क्योंकि फ्राइडे अब बिजनेस कोई आज दिन भर हुआ नहीं खास उतना। हमने देखा कि जो मार्केट्स थे यहाँ पे सुनसान पड़े थे सुबह से, क्योंकि लोगों में पहले से ही था कि आज लॉकडाउन लगने वाला है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर रहा और कुछ जगह पे हमने देखा कुछ दुकानें खुली थी और ज्यादातर दुकानें जो है वो सुबह से ही हमने बंद देखी। तो ऐसे में अगर हम दूसरी ओर देखें जो बाकी तैयारियां हैं हेल्थ सेक्टर में अगर हम बात करें तो वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अभी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही आ रहे हैं और वो घरों में ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ताहम तैयारियां जरूर रखनी है, क्योंकि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे उनका कहना है कि जो पीक वेव जो है वो आने वाला जो हफ्ता जो है उसमें शायद पीक वेव हो सकती है यहाँ पे कश्मीर में। तो इसके चलते जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की काफी जरूरत है और उस हवाले से भी तैयारी रखना जरूरी है। लॉकडाउन अपनी जगह सही है, लेकिन लॉकडाउन को ज्यादा एक्सटेंड भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे कारोबार जो है वो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे मुतासर होता है। जी साहिबा। बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, वीकेंड कर्फ्यू, और सुबह पीर की सुबह 6 बजे तक ये जारी रहेगा। परवेज, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहदों और LOC पर दहशतगर्दों को पनाह देने की, दहशतगर्दों की मदद करने की हमेशा खबरें आती रही हैं। पहुंचाई जाती है पाकिस्तान की तरफ से मदद दहशतगर्दों को सरहदों के करीब। वहीं अब जो है पाकिस्तान वो फिजाई रास्ते भी तलाश कर रहा है, फराहम करने के लिए जमीनी रास्तों के साथ साथ अब हवाई रास्ते का भी इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ड्रोन की मदद से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, ड्रग्स समेत दीगर सामान को हिंदुस्तानी सरहद के पार पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई से निपटने के लिए फौज ने खुसूसी इकदाम किए हैं। फौज ने LOC की अगली चौकियों पर चौकसी को मजीद बढ़ा दिया है। न्यूज 18 की टीम ने LOC के फॉरवर्ड चौकियों का दौरा किया और फौज के इस इकदाम को कैमरे में कैद किया है। LOC पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और पिछले कुछ महीनों से सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हथियार भेजना और ड्रोन का भारतीय क्षेत्र में आना। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो सेना के जवान हैं, ये एक विशेष दस्ता है, वो खास दस्ता है भारतीय फौज का जो ड्रोन को मारने के लिए ट्रेन किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि इनके पास किस तरह के हथियार हैं और इन हथियारों से वो जो है ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखते हैं और इनकी निगाहें आसमान में पाकिस्तान की तरफ रहती हैं कि पाकिस्तान किस तरह की कोई नापाक हरकत को अंजाम न दे और ड्रोन न दे। हमारे साथ यहाँ पर जवान हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरह का ये ड्रोन से सामना करना पड़ता है और किस तरह के वो लिए तैयार है। सर, अभी जब कुछ समय पहले जो पाकिस्तान हमारे देश की तरफ ड्रोन जो बारूद है, जो विस्फोटक पदार्थ है, वो ड्रोन के जरिए भेज रहा है, तो अभी हाल ही में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है, तो हमारे जवान सर 24 आवर्स
ड्रोन की निगरानी में रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अगर इस टाइप की कोई घटना होती है तो हमारे जवान उस ड्रोन को मार गिराते हैं। विशेष आपकी ट्रेनिंग मिली और विशेष आपके पास हथियार? हाँ सर, हमारे पास अभी नए आधुनिक हथियार आ गए, आधुनिक उपकरण जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं काफी अच्छे आ गए हैं, जिनसे हमें काफी मदद मिलती है जवानों को। पाकिस्तान किसी तरह की भी नापाक हरकत को अंजाम दे दे, लेकिन भारतीय सेना के जवान उसकी हर नापाक हरकत को नाकाम बनाते हैं। भारतीय सेना ने जो इसके लिए स्पेसिफिक हथियार और जवान जो हैं तैनात किए हैं, जो पूरी तरह से सक्षम हैं इन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, LOC, पुंछ। मुंबई हज हाउस में मुस्लिम तलबा व तालिबात को कोचिंग फ्री में फराहम की जाती है, लेकिन एक सर्कुलर के बाद जिसमें तलबा व तालिबात से हॉस्टल खाली करने को कहा गया है, उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तलबा परेशान हो गए हैं। गुज़िश्ता साल के 30 से ज्यादा सीनियर तलबा व तालिबात को हॉस्टल और कोचिंग सेल खाली करने की अचानक हिदायत देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हज हाउस इंतजामिया के जरिए जिन बच्चों को हॉस्टल खाली करने की हिदायत दी गई है, उनमें से बेशतर तलबा व तालिबात UPSC मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। इसके बावजूद उन्हें हज हाउस रेसिडेंशियल कोचिंग को छोड़ने की हिदायत दी गई, जबकि मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले तलबा व तालिबात को मजीद मोहलत फराहम की जाती है। मरकजी हज कमेटी के CEO याकूब शेख के फैसले पर चारों जानिब से तनकीद की जा रही है। NCP लीडर और रुकने पार्लियामान फौजिया खान ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को मकतूब रवाना करते हुए इस मामले में मुदाखलत करने की गुजारिश की है। फौजिया खान ने अपने मकतूब में UPSC इम्तिहान लिखने वाले सीनियर स्टूडेंट्स को मजीद मोहलत देने का मुतालबा किया है। हज हाउस मुंबई की बिल्डिंग हज पिलग्रिम्स के लिए साल में 1 महीना काम आती है, बाकी के 11 महीने ये बिल्डिंग खाली न रहे, इसलिए उस वक्त के CEO, सेंट्रल मिनिस्ट्री के जो CEO है, उन्होंने उस वक्त ऐसा तय किया था कि 200 बच्चे जो UPSC एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं, गरीब बच्चे जिनको कहीं रहने को नहीं है, वो बच्चों को 200 बच्चों को वहाँ रखा जाए और उनको सब्सिडाइज्ड फूड भी दिया जाए। जो 4,500 का खाना होता है उसको 1,500 ही सिर्फ बच्चों को देना पड़ता था। लेकिन आज जो प्रेजेंटली CEO है, उन्होंने अचानक ये डिसीजन लिया कि 200 बच्चों की जगह अब 100 बच्चों का ही इंतजाम रहेगा और जो बच्चे मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उन बच्चों को खाली करने के लिए कह दिया गया है और उनको जो 1,500 रुपये था सिर्फ खाने का, वो 4,500 रुपये भरने के लिए उनको कहा गया है। तो मेरा ये कहना था CEO से कि ऐसा मत करिए, ये हमको मदद करनी चाहिए। हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ऑफिसर बनेंगे तो सारे समाज का फायदा होगा। लेकिन CEO ने तो वो बात हमारी मानी नहीं। तो मैंने अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब को एक लेटर लिखा है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं बच्चे, जो पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के बाद, उनको बीच में से खाली करने के लिए ना कहा जाए। जो बच्चों को वहां रहकर, गरीब बच्चों को पढ़ने की सुविधा आज तक दी गई थी, उसको कंटिन्यू किया जाए। न्यूज़ रूम लाइव से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।